Hi guys and welcome to my channel. So in my last video I have told you when to do PYQs and which book is best for sample papers, and in this video I'll be telling you the best strategy to follow in unseen passages of both English and Hindi, and also how to know the tone of the writer in English exams. So let's begin with the video. So I'll tell you the basic technique by which you can solve the unseen passage later in this video. सबसे पहले I'll tell you how to know the tone of the writer in English exams. और हिंदी की बात करें तो हिंदी एग्जाम आर वेरी इजी, मतलब हिंदी के पैसेजेस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं 10th बोर्ड्स में। वो तो ऐसे पैसेज होंगे कि आप देखकर ही समझ जाओगे, लेकिन उसको भी करने की एक स्ट्रैटेजी होगी, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टोन ऑफ द राइटर इन इंग्लिश एग्जाम। तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू ओपन गूगल एंड यू हैव टू राइट द टोन ऑफ द राइटर्स। उसमें यू विल गेट द लिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टोन ऑफ द राइटर्स, और वो आपको लिख लेनी है, प्लस आपको उसका मीनिंग लिख लेना है, और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेटिव इज अ टाइप ऑफ टोन। ये आप तब यूज़ कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटर ने किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और आपसे पूछा जाता है इस लाइन में आपको बताना है टोन ऑफ द राइटर, तो उसमें आप लिखेंगे द टोन ऑफ द राइटर इज़ इंफॉर्मेटिव, और फिर आपको वो एक्सप्लेन करना है कि इंफॉर्मेटिव कैसे है, क्योंकि वो जो राइटर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आप सरकास्टिक ले सकते हैं, आप क्रिटिकल ले सकते हैं। अगर राइटर ने किसी भी कुछ भी राइटर ने नेगेटिव बोला है तो टोन उसकी क्रिटिकल होगी। इस केस में मिनिमम आई गेस 6-7 होंगे, इतने ही आएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल से पूछा भी नहीं जाएगा। और इवन हमारे टाइम पे तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आया था टोन ऑफ द राइटर का, लेकिन फिर भी अगर आपको 100 चाहिए तो आपको 100% तैयारी के साथ भी जाना पड़ेगा। ये वाली जो चीज़ है ये आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। जैसे आप सैम्पल पेपर्स करेंगे, आप PYQs करेंगे, तो वैसे ही आप प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को सीखते चले जाएंगे कि इस वाले केस में राइटर की टोन क्या होगी, इसमें क्या होगी। ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कुछ क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने के बाद। अगर हम इंग्लिश मतलब इंग्लिश CBSE में जैसे 2 पैसेजेस आते हैं, तो पहले वाला पैसेज ये होगा, इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाएगा। इस चीज़ से काफ़ी सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश के सारे वर्ड्स नहीं पता है, तो हम सारे सिनोनिम एंटोनिम नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप डिक्शनरी पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेली न्यू 5 वर्ड्स निकालिए। लेकिन मैं बताती हूँ कि 10th लेवल पे ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको अपनी इंग्लिश इन जनरल इम्प्रूव करनी है, तो ये आपको करना ज़रूरी है, डिक्शनरी से ये सब निकालना। लेकिन अब क्योंकि टाइम भी नहीं है आई गेस, और अब शायद ये चीज़ इतनी इफेक्टिव भी नहीं रहेगी। लेकिन 10th बोर्ड्स में बहुत हार्ड क्वेश्चंस, बहुत हार्ड सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछे जाते हैं। इवन आपको प्री बोर्ड्स में हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, लेकिन बोर्ड्स में पता है क्या होगा, पैसेज दिया जाएगा और आपको फिर क्वेश्चन दिया जाएगा कि इस पैसेज के इस लाइन में से या फिर इस पैराग्राफ में से ऐसा वर्ड ढूंढ के बताइए जो इस वर्ड का मीनिंग हो या एंटोनिम हो, और वो आपको बताना पड़ेगा। तो अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ रहती है कि आपको पैराग्राफ नंबर दे रखा है, तो अब पैराग्राफ नंबर दे रखा है तो उस पैराग्राफ में मैक्सिमम 2 ऐसे शब्द होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। उसमें से जैसे अपन थोड़ा अंदाज़ा नहीं लगा लेते वर्ड्स के मतलब का, मीनिंग का, तो बस वो ही वाली चीज़ ही आपको करनी है। और अगर आप थोड़े बहुत भी इंग्लिश में ठीक ठाक है तो आपका काम चल जाएगा पैसेजेस में। सेकंड पैसेज आता है इंग्लिश में, वो आता है डेटाबेस पैसेज। वो तो बहुत ही ईजी होता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आपको फ्लो चार्ट या फिर बार ग्राफ ऐसी चीज़ें दे दी जाएगी और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, और आपको वो ही बताना है कि 2021 में कितना प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ, कौन से ईयर में, बस ये ही आएगा आपके सेकंड वाले पैराग्राफ में। ऑल्सो हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में, तो वो एक तो आपसे सिंपल पूछ लेगा, जैसे जनरल सिंपल पैसेज होते हैं, है ना, तो आपको वही वो लाइन देखनी है और वो जो भी लाइन है उसके ऊपर वाली उसके नीचे वाली लाइन लिख देनी है। लेकिन हिंदी में असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑल्सो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप उसकी ऊपर वाली लाइन देखो और उसकी नीचे वाली लाइन देखो, और उन तीनों लाइन को आप ढंग से समझ लो, तो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हो जाएंगे। बहुत अटपटे टॉपिक्स में से पैसेजेस नहीं आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। प्री बोर्ड्स में मैंने भी जब प्री बोर्ड दिए थे मेरी भी हालत टाइट हो गई थी। प्री बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के
पैसेजेस आते हैं, लेकिन बोर्ड्स में ऐसे नहीं आते हैं। आप PYQ भी उठा के देख सकते हो, 2025 का, 4 का, 3 का, एंड उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल होता है पैसेज। नाउ अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की कलेक्टिव स्ट्रैटेजी की, कि आप कैसे पैराग्राफ को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जनरली क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से नजर मारना क्या क्या क्वेश्चन है, देन उसके बाद आप जाओ पैसेज में और फिर आप पैसेज पढ़ो। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो आप जब उस लाइन पे पहुंचोगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी कि ये वाली लाइन तो मैंने कहीं क्वेश्चन में भी देखी थी, और आप वहीं की वहीं उसको अंडरलाइन करो, उसको समझो अच्छे से, ताकि आप उसको आंसर में लिख सको पैसेज में। और ये चीज़ एप्लीकेबल है दोनों ही सब्जेक्ट्स पे। ऑल्सो मेक श्योर कि आप पैसेज को अगर एक बार ही पढ़ो तो बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ो। कुछ लोग पैसेज को 2 बार पढ़ते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको मतलब ऐसा है कि बहुत स्लो हो आप लिखने में, टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाता है, तो आप पैसेज को एक बार ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ऑल्सो ये ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप विद इन 5 मिनट्स एक पैसेज कर लोगे। मैंने भी किया है अपने बोर्ड एग्जाम में। So that's it for today's video, and I hope you all found this helpful. If you do, don't forget to like, comment and subscribe to my channel.